नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं दामिनी। इस बुलेटिन में आज बात होगी भारत चीन के बीच एलएसी पर बनती बात की। बताएंगे कि आंदोलन को लेकर क्या है अन्नदाताओं की रणनीति। जानेंगे कि ट्विटर को लेकर क्यों सख्त हो रही सरकार। अमित शाह ने ममता बनर्जी को क्या दी चुनौती और प्रियंका गांधी ने यूपी में कैसे मचाई हलचल। और बुलेटिन के आखिर में बात एक और बैंक पर आरबीआई की कार्रवाई की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। लोकसभा में बोले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, कृषि कानूनों के कंटेंट में मंडियों को खत्म करना है, जमाखोरी को बढ़ावा देना कानून का लक्ष्य है। सरकार का नया नारा, हम दो हमारे दो, लोग चलाएंगे देश। केंद्र के कृषि कानूनों के विरोध पर चिंता में बीजेपी। पंजाब के स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी ने 50% सीटों पर नहीं उतारे उम्मीदवार। 14 फरवरी को होना है पंजाब के स्थानीय निकायों का चुनाव। सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी को दी चुनौती। एक कार्यक्रम के दौरान कहा, मैं केवल गोलकीपर बनूंगी, देखती हूँ बीजेपी कितने गोल कर पाती है, मैं इन लोगों के सामने झुकने वाली नहीं हूँ। तमिलनाडु विधानसभा चुनावों में मतदान के लिए 1 घंटे का मिलेगा अतिरिक्त समय। स्वास्थ्य मुसीबत के चलते लिया गया फैसला। राज्य में 234 सीटों के लिए जल्द होंगे विधानसभा चुनाव। और बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 222 अंकों की बढ़त के साथ 51,531 के स्तर पर हुआ बंद। निफ्टी 66 अंकों की बढ़त के साथ 15,173 के स्तर पर हुआ बंद। सुर्खियों के बाद बात आज की बड़ी खबर की। पिछले साल की सर्दियां बीतने के साथ ही लद्दाख में भारत और चीन के बीच तनाव शुरू हो गया था और इस साल की सर्दियां बीतने से पहले समझौते की खबर आ रही है। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने आज संसद में इसे लेकर पूरी जानकारी दी। तो क्या कहा राजनाथ ने, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। भारत और चीन के पूर्वी लद्दाख में पिछले करीब 1 साल से टकराव के हालात हैं। राज्यसभा के भीतर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एलएसी विवाद को लेकर बताया कि पैंगोंग लेक के पास विवाद को लेकर भारत और चीन के बीच समझौता हो गया है। दोनों ही देश अपने जवानों को पीछे हटाने को लेकर राजी हुए हैं। राजनाथ ने कहा कि इस बातचीत में भारत ने कुछ भी नहीं खोया। साथ ही राजनाथ सिंह ने बताया कि अप्रैल 2020 से पहले की स्थिति को अब लागू कर दिया जाएगा। अपने बयान में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि सितंबर से दोनों पक्ष एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हैं। इस दौरान रक्षा मंत्री ने कहा कि 1962 से ही काफी हिस्सा चीन के कब्जे में है। राज्यसभा में राजनाथ सिंह ने कहा कि हम अपनी 1 इंच जमीन भी किसी और को नहीं लेने देंगे। साथ ही रक्षा मंत्री ने सदन में जानकारी देते हुए बताया कि दोनों देशों के जवानों के पीछे हटने के बाद चीन अपने जवानों को नॉर्थ बैंक में फिंगर 8 के पूर्व में रखेगा और भारत फिंगर 3 के पास अपने बेस पर रखेगा। लद्दाख में फिंगर एरिया पर दोनों देशों के जवान एक दूसरे के सामने हैं। उम्मीद है कि जल्द ही यहां भी समझौता हो जाएगा। लेकिन किसानों के साथ सरकार का समझौता कब होगा, इसे लेकर सरकार का कोई मंत्री बयान नहीं दे रहा। पीएम दावा करते हैं कि एक फोन कॉल की दूरी सरकार और किसानों के बीच है, लेकिन कई दिनों से न तो फोन पर और न ही आमने सामने किसानों की सरकार के साथ बातचीत शुरू हो पाई। अब किसानों ने आंदोलन को लेकर नई रणनीति का ऐलान किया है। क्या कहा है किसानों के संगठन ने, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। अन्नदाता आवाज उठा रहे हैं तो सरकार आवाज दबाने में लगी है। ऐसे में अन्नदाता आंदोलन को और तेज करने की रणनीति बना रहे हैं, जिसके मद्देनजर संयुक्त किसान मोर्चा ने 12 फरवरी से लेकर 18 फरवरी तक के लिए 4 कार्यक्रमों का ऐलान किया है। 12 फरवरी से राजस्थान के सभी टोल प्लाजा को टोल मुक्त करवाया जाएगा। वहीं 14 फरवरी को जवानों को याद करते हुए देश भर में कैंडल मार्च के साथ साथ कई दूसरे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके साथ ही 16 फरवरी को सर छोटू राम की जयंती के दिन देश भर में अन्नदाता एकजुटता दिखाएंगे। चौथे कार्यक्रम का ऐलान करते हुए कृषक नेता ने कहा कि 18 फरवरी को दोपहर 12 से शाम 4 बजे तक देश भर में रेल रोको कार्यक्रम किया जाएगा। इसके साथ ही भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत लगातार किसान पंचायतों में शामिल हो रहे हैं। आज राजस्थान के अलवर में किसान पंचायत में पहुंचे राकेश टिकैत ने कहा कि जब तक तीनों बिल वापस नहीं होंगे आंदोलन जारी रहेगा। इसके साथ ही अन्नदाताओं के आंदोलन के समर्थन में बोलते हुए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने कहा कि मैं शुरू से अन्नदाताओं के आंदोलन का समर्थन कर रहा हूं। पंजाब के बाद अब राजस्थान में बड़ी महापंचायतें होंगी। बड़ी ऐतिहासिक रैलियां अन्नदाताओं के आंदोलन के समर्थन में होंगी। पंजाब का अन्नदाता रेल रोकने की घोषणा कर रहा है, मैं उसका समर्थन करता हूं। अब ऐसे में सरकार की चिंता बढ़ती नजर आ रही है। एक तरफ अन्नदाताओं के मुद्दे पर चारों ओर से आवाजें उठ रही हैं, तो दूसरी ओर अन्नदाताओं के आंदोलन को तेज करने की रणनीति तय की जा रही है।
सरकार अब क्या कदम उठाएगी, ये तो समय आने पर ही पता चलेगा। किसान अब सरकार के खिलाफ सख्त होते दिख रहे हैं क्योंकि सरकार उनकी सुन नहीं रही है। सरकार किसानों के सवालों का तो जवाब नहीं दे रही है, लेकिन वो ट्विटर पर जरूर सख्त होती दिख रही है। सरकार ने साफ कर दिया है कि यदि ट्विटर ने उसके आदेश का पालन नहीं किया तो कार्रवाई के लिए तैयार रहे। तो सरकार ने क्या संदेश दिया है ट्विटर को, देखिए ये रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने साफ किया है कि ट्विटर को जिन 257 संदिग्ध अकाउंट्स की लिस्ट सौंपी गई है उन पर एक्शन लेना ही होगा। इस दौरान सरकार की ओर से ट्विटर पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया और अमेरिकी कैपिटल हिल्स मामले का हवाला दिया। इतना ही नहीं, सरकार की ओर से ट्विटर को कई नियमों की जानकारी दी गई और उसके हिसाब से एक्शन लेने को कहा गया। सूत्रों की माने तो सरकार ने बैठक में अमेरिका के कैपिटल हिल्स मामले और भारत में लाल किले पर हुए घटनाक्रम का उदाहरण दिया। सरकार ने संकेत दिए कि ट्विटर ने कैपिटल हिल्स में हुई मामले के बाद कई अकाउंट्स को बंद किया, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट भी शामिल था। लेकिन भारत में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर हुई घटनाक्रम के बाद अकाउंट्स बंद क्यों नहीं किए जा रहे हैं? आईटी मंत्रालय के सेक्रेटरी की ओर से इस मामले में कड़ी आपत्ति जताई गई। सरकार की ओर से कहा गया कि दी गई लिस्ट में से कई अकाउंट्स ने सामान्य स्थिति को प्रभावित करने का काम किया था। बैठक में सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया कि ट्विटर का भारत में बिजनेस करने पर ऐतराज नहीं है। बैठक में सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया कि ट्विटर का भारत में बिजनेस करने पर ऐतराज नहीं है। वो अपनी कंपनी के लिए अपने अनुरूप नियम भी बना सकता है, लेकिन भारत की संसद से पारित कानूनों का पालन करना भी जरूरी है। ट्विटर के साथ बैठक में भारत सरकार ने तथाकथित टूलकिट का भी जिक्र किया। आरोप लगाया कि ट्विटर का इस्तेमाल इस तरह से गलत कैंपेन चलाने के लिए किया जा रहा है। किसान आंदोलन को लेकर अमेरिकी पॉप स्टार रिहाना, एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने भी ट्वीट किया था। ग्रेटा ने अपने ट्वीट के साथ एक टूल किट भी शेयर की थी, जिसमें मालूम चला था कि सेलिब्रिटीज को ट्वीट करने का वक्त और कंटेंट पहले से ही तय था। आपको बता दें कि लंबे विवाद के बाद बीते दिन ट्विटर और भारत सरकार के बीच बैठक हुई। ट्विटर के ग्लोबल पब्लिक पॉलिसी के वाइस प्रेसिडेंट मोनिक मेक, डिप्टी जनरल काउंसिल जिम बेकर ने आईटी मंत्रालय के सचिव के साथ मुलाकात की और तमाम मुद्दों पर मंथन किया। अब देखना होगा कि ट्विटर इस मसले पर क्या एक्शन लेता है। सरकार ट्विटर पर सख्त होती जा रही है तो ट्विटर का दावा है कि लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी को दबाया नहीं जा सकता। आवाज़ उठाने का अधिकार सबको है। यदि आप गलत नहीं हैं तो आप कुछ भी बोलने को स्वतंत्र हैं। और इसे लेकर ही आज केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को घेरने की कोशिश की। क्या कहा अमित शाह ने, देखिए ये रिपोर्ट। पश्चिमी बंगाल में बीजेपी ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ा रही है। बीजेपी टीएमसी के नेताओं में तो सेंधमारी कर ही रही है, साथ ही राज्य की बहुसंख्यक आबादी को भी अपने पाले में करने की कोशिश कर रही है। वैसे इस बार विधानसभा चुनाव में मुख्य मुकाबला बीजेपी और टीएमसी के बीच माना जा रहा है और बीजेपी अपनी तरफ से कोई भी कसर छोड़ने को तैयार नहीं। पार्टी ने अपने हर बड़े चेहरे को पश्चिम बंगाल में प्रचार की जिम्मेदारी सौंप रखी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल पहुंचे। शाह ने कूच बिहार में परिवर्तन यात्रा के दौरान चौथे चरण की शुरुआत की। इस दौरान अमित शाह ने राज्य की ममता सरकार को निशाने पर ले लिया। अमित शाह ने कहा कि बंगाल का चुनाव ऐतिहासिक होगा। अगर बंगाल में जय श्री राम नहीं बोलेंगे तो क्या दूसरे मुल्क में बोलेंगे। चुनाव खत्म होते होते ममता बनर्जी भी जय श्री राम बोलेंगी। ममता बनर्जी सिर्फ एक समुदाय का वोट लेने के लिए ऐसा करती हैं। हिंदुस्तान में हर धर्म समान होगा। अमित शाह ने कहा कि ममता दीदी, ये लड़ाई आप नहीं जीत सकती क्योंकि बंगाल की जनता ने तय कर लिया है, परिवर्तन करके ही रहेंगे। अब बीजेपी जहां ममता बनर्जी को हराने का दावा कर रही है तो वहीं ममता बनर्जी भी बीजेपी को एक के बाद एक कड़ी चुनौती दे रही हैं। ऐसे में बंगाल चुनाव में कौन मारेगा बाजी और किसकी बनेगी सरकार, ये चुनाव होने के बाद ही पता चलेगा। अमित शाह पश्चिम बंगाल के बहुसंख्यकों को साधने में लगे हैं तो यूपी में कांग्रेस बहुसंख्यकों को साधने में जुटी है। प्रियंका गांधी ने यूपी में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए कमान संभाल रखी है। इसीलिए प्रियंका गांधी अपने यूपी दौरे के दौरान जहां एक तरफ किसानों के दर्द को समझने में जुटी हैं तो वहीं आज उन्होंने मौनी अमावस्या पर आस्था दिखाकर हिंदुत्व के मोर्चे पर भी मोदी सरकार को पछाड़ने की कोशिश की। देखिए रिपोर्ट। संगम में अमावस्या के मौके पर प्रियंका गांधी की आस्था की डुबकी में उस मौन सियासत की झलक एक बार फिर दिखाई दे रही है जिसके बूते हमेशा से बीजेपी सत्ता पर काबिज होती आई है। हिंदुत्व के जरिए बीजेपी ने देश के सबसे बड़े सूबे से लेकर केंद्र की सत्ता को हासिल किया। अब प्रियंका गांधी भी त्रिवेणी में डुबकी लगाकर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की करीब 3 दशकों से मझधार में फंसी नैया को निकालने की कोशिश कर रही है। अपने उत्तर प्रदेश के दौरे पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज प्रयागराज पहुंची, जहां उन्होंने मौनी अमावस्या के मौके पर संगम में डुबकी लगाई।
इसी के साथ ही प्रयागराज में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी मनकामेश्वर मंदिर भी गईं। यहां पर प्रियंका ने शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती से मुलाकात की। अगले साल होने वाले यूपी के विधानसभा चुनाव से पहले प्रियंका गांधी का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि इस दौरान प्रियंका बीजेपी को न सिर्फ हिंदुत्व के मोर्चे पर घेरने में जुटी हैं, बल्कि किसानों के मुद्दे पर उसकी दुखती रग पर भी हाथ रख रही है। बुधवार को प्रियंका गांधी सहारनपुर में किसान महापंचायत में शामिल हुई और बीजेपी के खिलाफ जबरदस्त हुंकार भरी। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी का दिल किसानों के लिए नहीं बल्कि देश के उद्योगपतियों के लिए धड़कता है। इतना ही नहीं, प्रियंका ने किसानों से कानून वापसी तक आंदोलन खत्म न करने की अपील की। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी किसानों की आवाज बनने के साथ ही हिंदू और मुस्लिम दोनों के बीच अपना सियासी आधार बनाने की कवायद करती नजर आईं। गले में रुद्राक्ष की माला पहने प्रियंका गांधी ने कई मंदिरों में माथा टेका तो मुस्लिमों के धार्मिक स्थल खानकाह में भी हाजिरी लगाई। प्रियंका गांधी का रूप राजनीति में कांग्रेस को नई दिशा देता नजर आ रहा है। प्रियंका गांधी ने यूपी में बीजेपी की परेशानी बढ़ा रखी है तो बिहार में तो पूरा एनडीए ही परेशान है, और ये परेशानी विपक्ष से नहीं है बल्कि एनडीए के अंदर ही विरोध की आवाजें उठ रही हैं। पहले बीजेपी के विधायक ने मंत्रिमंडल विस्तार पर सवाल उठाए तो अब जेडीयू विधायक ने बगावत के संकेत दिए हैं, जिससे बिहार में नीतीश सरकार मुश्किल में फंसती दिख रही है। देखिए ये रिपोर्ट। बिहार में एनडीए की सरकार है, लेकिन एनडीए की मुसीबतें कम नहीं हो रही हैं। पहले तो लंबे अंतराल के बाद मंगलवार को नीतीश सरकार का कैबिनेट विस्तार हुआ। इस विस्तार के बाद नीतीश मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 31 हो गई है। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद विभागों का बंटवारा भी हो चुका है, लेकिन इसके बाद एनडीए में फूट पड़ती नजर आ रही है। एनडीए के सहयोगी भी नाराज दिख रहे हैं। विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी मंत्रिमंडल में एक और सीट चाहते थे। साथ ही वो अपने मंत्रालय से भी खुश नहीं हैं, वो कोई अच्छा विभाग चाहते थे। ऐसे में मुकेश सहनी अब अपनी नाराजगी के चलते गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने वाले हैं। तो दूसरी ओर सीएम नीतीश कुमार एनडीए में लोक जनशक्ति पार्टी यानी लोजपा की भूमिका को लेकर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन लोगों ने बिहार के चुनावों में क्या किया ये तो सबको मालूम है, आगे बीजेपी को तय करना है कि उनकी कोई भूमिका होगी या नहीं। हम तो कोई नोटिस नहीं लेते हैं। वहीं पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे एनडीए सरकार में शामिल होने के लिए धैर्यपूर्वक लंबे समय से इंतजार में हैं, लेकिन उनका कहीं भी नाम सामने नहीं आ रहा है। इतना ही नहीं, जेडीयू में भी अब बगावत के सुर उठने लगे हैं। जेडीयू नेता गोपाल मंडल ने सवाल खड़ा किया है। भागलपुर के गोपालपुर विधानसभा से लगातार चौथी बार विधायक बने नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल ने बताया कि आलाकमान से आश्वासन मिला था, लेकिन उन्हें मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली, जिससे वे आश्चर्यचकित हैं। वो एक सप्ताह से पटना में ही कैंप किए हुए हैं। गोपाल मंडल ने कहा कि मंत्री पद नहीं मिलने पर आश्चर्यचकित हूँ। शीघ्र ही जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह और बिहार के सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे। सीएम से मंत्री पद देने का आग्रह करेंगे या किसान प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष बनाने का अनुरोध करेंगे, ताकि पूरे बिहार में नेता के रूप में काम कर सकें। अब इन सब के बाद बिहार सरकार में चिंता साफ तौर पर जाहिर हो रही है। ऐसे में एनडीए अब कब तक सत्ता में रह पाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। और बुलेटिन की आखिर में बात एक और बैंक पर आरबीआई की कार्रवाई की। स्वास्थ्य मुसीबत के बाद से देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। सरकार जिस तरह से निजीकरण को बढ़ावा दे रही है और जिस तरह से बैंकों पर कार्रवाई कर रही है, वो ये साफ दर्शा रहा है कि देश की स्थिति क्या है। अब आरबीआई ने एक और बैंक पर कार्रवाई की है, तो कौन से बैंक पर गिरी आरबीआई की गाज, देखिए ये रिपोर्ट। सरकार कहती है मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, लेकिन देश की जो स्थिति है वो इस बात से बिल्कुल उलट नजर आ रही है। स्वास्थ्य मुसीबत के बाद से देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। हालत ये है कि सरकार एक के बाद एक बैंकों को बंद करने पर तुली है। अब आरबीआई ने एक और बैंक से पैसा निकालने पर रोक लगा दी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने महाराष्ट्र के नासिक स्थित इंडिपेंडेंस कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड से पैसा निकालने पर रोक लगा दी है। आरबीआई ने एक बयान में कहा कि हालांकि बैंक के 99.88% जमाकर्ता पूर्ण रूप से डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट कार्ड कॉरपोरेशन यानी DICGC बीमा योजना के दायरे में है। आरबीआई ने एक बयान में कहा कि हालांकि बैंक के 99.88% जमाकर्ता पूर्ण रूप से डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन यानी DICGC बीमा योजना के दायरे में है,
बीमा योजना के तहत बैंक का प्रत्येक जमाकर्ता अपनी 5 लाख रुपए तक की जमा राशि पर जमा बीमा दावा रकम DICC से प्राप्त करने का हकदार है। निकासी पर पाबंदी 6 महीने की अवधि के लिए होगी। इसके साथ ही केंद्रीय बैंक ने कहा कि बैंक की मौजूदा नकदी की स्थिति को देखते हुए जमाकर्ताओं को बचत या चालू खाता या अन्य किसी भी खाते से जमा राशि में से कोई भी रकम निकालने की अनुमति नहीं होगी। ग्राहक जमा के एवज में कर्ज का निपटान कर सकते हैं, जो कुछ शर्तों पर निर्भर है। RBI ने बुधवार को कारोबारी समय समाप्त होने के बाद और भी कुछ पाबंदियां लगाई हैं। इसके तहत बैंक के मुख्य कार्यपालक अधिकारी RBI की पूर्व मंजूरी के बिना कोई भी कर्ज नहीं देंगे या नवीनीकरण नहीं करेंगे। इसके अलावा वो कोई निवेश भी नहीं करेंगे और ना ही कोई भुगतान करेंगे। RBI के अनुसार बैंक पाबंदियों के साथ अपना बैंकिंग कारोबार पहले की तरह करता रहेगा। ये पाबंदी वित्तीय स्थिति में सुधार तक रहेगी। केंद्रीय बैंक ने यह भी कहा कि वो परिस्थिति के हिसाब से निर्देशों में संशोधन कर सकता है। बता दें कि RBI पिछले कुछ महीने से एक के बाद एक कई बैंकों पर कार्रवाई कर चुका है, जो ये साफ दर्शा रहा है कि देश की जो हालत है वो चिंताजनक है। हालांकि अब देश में सुधार की गुंजाइश है, लेकिन कितना समय लगेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और दिन भर की बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।